सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली मजीद इसमें खराबियां पैदा कर रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम बल्कि पूरा पावर सेक्टर मुतासर हो रहा है। मुल्क की ज़्यादातर बिजली दरामदी तेल और गैस पर पैदा की जाती है। मकामी तौर पर गैस की पैदावार तेज़ी से गिर रही है। पाकिस्तान अब LNG दरामद करने वाले 10 बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। दुनिया भर में तवानाई की पैदावार के लिए कोयला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान अपने कोयले के अरबों टन के ज़खायर से अब तक फ़ायदा नहीं उठा सका है। IPPs के साथ होने वाले मुआहदों पर नज़रसानी पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। आज बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुताल्लिक एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के पहले इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ने हुकूमत को मुआहदे पर रज़ाकाराना नज़रसानी की पेशकश कर दी है। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा 100% डॉलर के बजाय रुपए में मुंतकिल करने को तैयार है। लिबर्टी पावर के मालिक इदारे एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती के मुताबिक प्रपोजल तैयार कर लिया गया है, जो आज किसी भी वक्त हुकूमत को भेज दिया जाएगा। शहरियार चिश्ती ने मजीद कहा है कि अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किसको बेचेंगे। पाकिस्तान की बिजली के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम अपनी गैस खरीद कर अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त वन टीम अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए है। गैस की जो पैदावार है और उसके जो ज़खायर हैं उससे मुतालिक शहरियार चिश्ती ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है और हुकूमत से कुछ मदद और सपोर्ट भी तलब की है। उनका क्या कहना था इस बारे में ज़रा सुनिएगा। इसमें अनदर एस्पेक्ट हमारे प्रपोजल का है कि उस एरिया में हम 25 साल से ऑपरेट कर रहे हैं लिबर्टी पावर, एंड हमारी नॉलेज में है कि सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व्स उस एरिया के अंदर जो अभी तक टैप नहीं हो पाए, बिकॉज गैस क्वालिटी इज़ वेरी पुअर एंड ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो सिमिलर टू थर्कोल, हमारी कंपनी एशिया पैक वाज द पायनियर थर्कोल डेवलप करने में, एंड उस वक्त भी इसी तरह की बातें होती थी कि ये कोल बहुत वीक है, यूज़ नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल माइनिंग है। वो करके दिखाया, अभी थर्कोल हमारा इज़ इन ऑपरेशन। तो सिमिलरली इन दैट एरिया हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड गैस रिजर्व्स हैं, जो हमने गवर्नमेंट को अपील की है कि भी लेट अस डेवलप दैम, लेट अस इन्वेस्ट देयर। एंड वो गैस ऐसी है कि अगर नहीं उसको ट्रीट करेंगे तो किसी के काम की नहीं है। हम लाएँ एंड मीनिंगफुल मीन के 15 बिलियन रुपीज़ अ ईयर की सेविंग्स कंज्यूमर को पास ऑन करें। ये हमारा ROE O&M इज़ चवनिया है हमारे बेसिकली। एक्चुअल जो इश्यू आता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में इज़ द फ्यूल प्राइस पे कभी कोई फोकस नहीं कर रहा। एंड वी फील कि जो इंडिजिनस गैस रिजर्व्स हैं हमारे, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। कंज्यूमर को मिल रही है वो $10 है, बट उसमें से जो वेल ऑपरेटर है OGDC, उसको तो खाली $3 मिल रहे हैं। $7 इज़ द गैस डेवलपमेंट सरचार्ज जो चार्ज हो रहा है। तो हमें तो $10 की मिल रही है। एज व्हाट वी आर सेइंग, इसके भी हमें जो फील्ड उस एरिया में हैं उनको डेवलप करने दें। तो ये पहली IPP कंपनी है लिबर्टी पावर जो कि रज़ाकाराना तौर पर ये ऑफ़र कर रही है हुकूमत को कि हम मुनाफे में कमी के लिए भी तैयार हैं, और अगर आप हमारा मुआहदा 100% डॉलर से कन्वर्ट करते हैं रुपए में तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इस सिलसिले में क्या कहना है शहरियार चिश्ती साहब का, ये भी सुनिएगा। हमारा मुआहदा जो है, ओरिजिनल 94 पॉलिसी थी 100% डॉलर्स में था। 2021 की जो नेगोशिएशन थी उसमें एक 11% कट आया, एंड जो बैलेंस बचा उसको 50% डॉलर में कर दिया, रखा रिमेन, एंड 50% रुपी में, कैप्ड एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 168। तो वो तो कैप तो बेसिकली रुपी है में। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं, एंड 100% रुपी में, जो अगर आप बैंक में भी आज पैसे रखें तो वो भी आपको 10% से ज़्यादा ही दे देगा। पूरी सूरत हाल पर अब हुकूमत के और IPPs के साथ किस तरह से नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएगी। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोमिन खुसूसी वज़ीर आज़म के। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये कम से कम एक IPP की जानिब से, एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की जानिब से तो ये स्टांस लिया गया है। कितना इसको खुशाइन समझते हैं और हुकूमत किस तरह से इसको वेलकम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 कमेटीज IPPs के हवाले से काम कर रही है। एक कमेटी तो 1994 और उसके बाद जो मुआहदे हुए उसको देख रही है, उसका ऑडिट कर रही है और वो IPP से राब्ते में भी है, और दूसरी जो है वो चाइनीज IPP के हवाले से डेट रीप्रोफाइलिंग पे काम कर रही है। अगर ये ऑफर आई है तो खुशाइन है, और वो जो कमेटी है उसके अंदर ये इस ऑफर को सबमिट करा सकते हैं। और ऑलरेडी हुकूमत जो है वो देख रही है रस्ते
कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ मिल सकता है IPP के मुआहदे के हवाले से और उसके अलावा भी। तो इसको वेलकम करते हैं। अगर खुद ये आए हैं सामने, मेरे ख्याल से इनको देख के और भी लोग आएंगे और जो कमेटी काम कर रही है उसका भी ये असर है, तो इसको हम पॉजिटिवली लेंगे। तो राना साहब, अभी जो कमेटी इस सिलसिले में काम कर रही है, क्या दीगर IPPs के साथ इन पॉइंट्स को लेकर कोई गुफ्तगू चल रही है, कोई गौर हो रहा है, इन नुकात पर काम हो रहा है कि किस तरह से मुनाफे में कमी पर राज़ी किया जाए IPPs को, या जो उनके डॉलर्स में जो मुआहदे हुए हैं उनको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जा सके? हर एस्पेक्ट को देखा जा रहा है, जिससे एक आम सारिफ को बेनिफिट होगा, जिससे कौम को बेनिफिट होगा, जिससे मुल्क की मीशत को बेनिफिट होगा। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया जा रहा है और वो एक बड़ी डिटेल्ड 104 मुआहदों को रिव्यू किया जा रहा है। तो एक एक मुआहदे को बारीक बीनी से देखा जा रहा है, कहाँ से स्पेस निकल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट को उम्मीद है कि सार्फिन को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ जो है वो देना है और उस पर काम जारी है। और राना साहब, जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार था, मुसलसल उस पर इन्हिसार की वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर ये जो सस्ते ज़राए इस वक्त मुल्क में ही मौजूद हैं, अगर कोई IPP ये प्रपोज़ल देता भी है, जिस तरह ये इस वक्त ये एक प्रपोज़ल सामने आया भी है, तो इनको क्यों नहीं अलाउ किया जाता, इनको फौरी तौर पर परमिशन क्यों नहीं दी जाती कि आप ये सस्ते ज़राए इस्तेमाल करें, ताकि उससे बिजली की कॉस्ट ही कम होगी ना। फिर ये कम लागत पर बिजली बनाएंगे तो ये हुकूमत को भी कम लागत पर, या एक आम सारिफ को भी कम लागत पर फ़रोख्त करेंगे। देखें, हर लिहाज से अगर इम्पोर्टेड कोयले से लोकल कोयले पे शिफ्ट करने की बात है, उस पर भी काम हो रहा है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से कि अगर नहीं कोई गैस के ज़खायर जो है वो मिलते हैं, तो वो तो नेशनल ग्रिड में आते हैं, जो भी गैस का टोटल नेटवर्क है उसमें आते हैं और फिर वहां से प्रायोरिटी सेट होती है कि कहाँ जाना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ज़खायर दरियाफ्त हो जाए तो वो अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल कर लें। तो आइसोलेशन में नहीं देखा जाता, पूरे नेशनल लेवल पे इसका फैसला किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेड कोयले से लोकल कोयले पे काम हो रहा है। RFOs जो फर्नेस ऑयल है उनके IPPs को बंद करने पे काम हो रहा है, रिन्यूएबल पे काम हो रहा है। तो आप किसी एस्पेक्ट को जिससे एक आम सारिफ को बेनिफिट होगा, कोई बिजली के निर्खों में कमी आएगी, उन सब एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है। और पावर डिवीजन एक पूरा प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे रिफॉर्म्स जो हैं, पावर रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो इस वक्त जारी है। तो ज़ाहिर है कि राना साहब, इसमें जो लॉजिस्टिक्स हैं उसके भी अपने अपने ख़र्चे होते हैं। अगर कोई IPP जिस इलाके में मौजूद है और अगर वहीं से कोई ज़खायर भी दरियाफ़्त होते हैं, तो उसमें कहीं कोई हुकूमत की पॉलिसी है कि उस पर फिर पहला हक़ जो करीब तरीन IPP है उसका होना चाहिए। वहाँ तक की तरसील भी ज़ाहिर है वो हुकूमत के लिए भी आसान होगी, शायद उसमें जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, बजाय इसके कि किसी दूर दराज के IPP को मुंतकिल किया जाए। हाँ नहीं, बिल्कुल इन चीज़ों को देखा जाता है, हर एस्पेक्ट को। जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक्स है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को देखा जाता है। ऑलरेडी इसी तरह से जो है हुकूमत जो है वो काम है। और राना साहब, ये क्योंकि ज़ाहिर है ये बिजली का जो मसला है ये किसी एक एक बंदे का तो नहीं है, ये एक सेक्टर का भी नहीं है, ये किसी एक स्टेक होल्डर का भी नहीं है, ये इस पर सबको ही मिलकर कलेक्टिवली काम करना होगा। अब आपकी जो टास्क फोर्स थी उसको भी कोई महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट उसका नहीं सामने आया कि कितने IPPs के साथ क्या क्या मामला तय पाए हैं। तो वो अभी तक सारा मामला अभी वो ऑन गोइंग ही है, अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका है। देखें, काफ़ी हद तक चीज़ें मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रही हैं और मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ज़रूर एक आम सारिफ को मिलेगा और ये ऐसे रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की हैं, बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस है। जल्द हुकूमत जब इसको क्लोजिंग की तरफ जाएगी तो इस पर ज़रूर अनाउंसमेंट्स होंगी कि क्या हमने अचीव किया। और हाँ साहब, जब ये इस तरह का कोई प्रपोजल सामने आता है जिसमें कोई रज़ाकाराना खुद से कोई पेशकश कर रहा हो, तो फिर वहाँ पर हुकूमत किस तरह से ऐसे किसी IPP को या ग्रुप को फैसिलिटेट कर सकती है? उनकी उस ऑफ़र को किस किस लेवल पर और किस किस तरह से कंसीडर किया जाता है, और ये कितना फिर ये लेंदी प्रोसेस होता है कि इस पर कोई जवाब कब तक मौसूल हो जाएगा, या उनको तलब किया जाएगा कि जी आप आएँ और अपने प्रपोजल से मुतालिक मज़ीद हमें ब्रीफ करें? देखिए, जितनी मेरी नॉलेज है ऑलरेडी इनसे राब्ता है, और क्योंकि मैंने आपको तो कहा कि हर IPP के मुआहदे को रिव्यू किया जा रहा है, तो इनसे ऑलरेडी वो कमेटी जो है वो राब्ते में होगी और कोई ना कोई बातचीत चल रही होगी। अगर नहीं होगी तो अब बिल्कुल इनसे राब्ता कर लिया जाएगा। लेकिन जो मेरी नॉलेज है उसके अंदर जितने ये IPPs हैं, इनसे गवर्नमेंट ऑलरेडी वो जो कमेटी बनी है रिव्यू करने के लिए, वो ऑलरेडी सबसे राब्ते में है। सर साहब, चाहे बहुत से ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जो 1994 की पॉलिसी के तहत लाए गए, जो 2028 में जो ख़त्म हो रहे हैं,
तो अगर उन पावर प्लांट्स में अभी इतनी कैपेसिटी मौजूद हो कि वो अगले 10 से 15 साल भी चल सकते हो, बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसके बावजूद भी उनको क्या शट डाउन कर दिया जाएगा या उनसे हुकूमत कुछ नई टर्म्स पर कुछ नए एग्रीमेंट्स करेगी? उनका क्या मुस्तकबिल होगा? ये देखिए, उससे तो वो फिर ऑब्वियसली एक जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और फिर वो जो एक कैपेसिटी की जो पेमेंट है वो खत्म हो जाएगी। फिर वो टेक एंड पे मॉडल पे आ जाएंगे और वो यानी कि जब जरूरत होगी तो लिया जाएगा और उसका फिर उसके मुताबिक, लेकिन वो जो आप कह लें कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला है वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी का टर्म लाइसेंस का एक्सपायर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, एक भी मुआहदा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसको रिन्यू किया गया है जिसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट रिन्यू हो, तो ये भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो फिर इनकी कैपेसिटी कहीं भी बेच सकते हैं और गवर्नमेंट पाबंद नहीं होगी इनसे लेने। अच्छा, लेकिन अभी जिस तरह हमने देखा महंगाई सिंगल डिजिट में आई, अब बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट होगी, कल ये ज़ाहिर मॉनेटरी पॉलिसी में भी अगर खातिर ख्वाह कमी आती है तो एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आती है, तो फिर इंडस्ट्री एक्सपेंड करेगी, फिर हमें वही ज़्यादा बिजली चाहिए होगी, उसके लिए फिर हमें इन IPPs की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनके साथ मुआहदे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर होने जा रहे हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे या कहीं कोई मार्जिनली उनके साथ उनको रखा जाएगा गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट? देखें, अभी तो अव्वल तो कुछ 10,000 मेगावाट पाइपलाइन में मौजूद है जो हाइडल का पाकिस्तान में आना है 2028 से ऑनवर्ड। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसके पास एनर्जी सरप्लस है, फिर सोलर भी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये फिर कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी, गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। और ये जो जितने भी IPPs फिर हैं ये आज़ाद होंगे कि अगर ये फ्री मार्केट में बेचना चाहें या अपनी बिजली को खुद इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन हुकूमत किसी ऐसी पाबंदी में नहीं है। सही। और साहब, जो इस वक्त बिजली के पूरे ओवरऑल सेक्टर पर जो टैक्स है 700 अरब रुपए का, इसमें कहीं किसी कमी पर हुकूमत गौर कर रही है? चूँकि ये भी तो एक बिजली की जो एक वो कीमत जो एक आम सारिफ अदा कर रहा है उस तक पहुँचते पहुँचते कई तरह के टैक्सेस भी आयद हो जाते हैं, तो ये 700 अरब के इन टैक्सेस में किसी कमी पर या कोई रिलीफ पर हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है कि इस शोबे को जो दी जा सके? देखिए, ये तो अगर हमारा टैक्स नेट बढ़ जाता है और अगर हम उन सेक्टर्स को टैक्स नेट पे ले आते हैं जो टैक्स नेट पे नहीं है और हमारी वहाँ से जो है वो चीज़ें कवर होना शुरू हो जाती हैं रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली ये जो इजाफी टैक्सेस लगे हुए हैं और जो सेल टैक्स है उसमें फिर कमी पेशी के इम्कानात हैं। लेकिन अभी कोई उस पर टाइमलाइन देना या कहना कि ये आने वाले कोई फॉरेन कुछ हफ्तों में ये होने लगा है, नहीं, अभी ऐसा कोई रिलीफ जो है टैक्सेस के ऊपर मुश्किल है मैं समझता हूँ। लेकिन अगर हम टैक्स नेट को बढ़ाने में, टैक्स इवेजन को कम करने में कामयाब हो गए तो फिर ज़रूर टैक्स रेट को कम करने का सोचा जा सकता है। और हाँ सब, दो रिलीफ जो एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया सब्सिडी की सूरत में 200 यूनिट वालों तक, फिर एक जो पंजाब गवर्नमेंट ने 201 से 500 यूनिट वालों को दिया, तो ये भी अब ज़ाहिर है इनकी मुद्दत भी अब ख़त्म होने के करीब है। तो ये इस रिलीफ के बाद फिर क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा रिलीफ, तो नॉर्मल रेट्स पर वो लोग बहाल हो जाएंगे दोबारा से, और फिर 2, 4, 5 महीने बाद जब दोबारा सर्दी का मौसम ख़त्म होगा, गर्मी आएगी, तो फिर उसी तरह से शोर मचेगा, फिर वो ये एहतजाज होंगे, या कुछ और कुछ सोचा हुआ है गवर्नमेंट ने? कोई प्लान इस वक्त पाइपलाइन में है? नहीं, गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रही है और उसके अंदर हम समझते हैं कि बिजली के निर्खों में हम कमी करने में शायद कामयाब हो जाए। इस पर काम जारी है और चंद हफ्तों में हमें उम्मीद है कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अच्छा। वैसे भी अभी ये इस रिलीफ के बाद जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, तो वो जो जिस तरह का लोड एक सारे पे पड़ता है वो नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अगली गर्मियों तक उम्मीद है कि चीज़ों को अंडर कंट्रोल ले आया जाए। हाँ, तो कॉस्ट कटिंग की आप बात कर रहे हैं कि कॉस्ट में कमी ले आएंगे, या फिर IPPs को नेगोशिएशन के जरिए मना लेंगे कि वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसमें कोई कमी कर दें या अपने मुनाफे में कमी कर दें? कोई एक प्लान तो मौजूद होगा ना कि हमें बिजली की कीमत को ही कम करना है ताकि कुल वक्ती तौर पर मसला हल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, IPPs उसमें एक बड़ा हिस्सा है। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, फिर जो कॉस्ट है इस वक्त बिजली की एक्चुअल उस कॉस्ट में आप नीचे लेकर आएंगे। डेट रीप्रोफाइलिंग है, IPPs आपकी लोकल IPPs हैं, उनके हवाले से काम अभी हो रहा है। सही। और ये जो इस वक्त गर्दिशी कर्जा हमारा बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट है, इतनी हाई टैरिफ के बावजूद भी वो बढ़ रहा है, तो ये उसको भी रोकने के लिए कहीं कोई इस वक्त कोई थिंक टैंक बैठा हुआ है कि किस तरह से इसको रोकना है? चूंकि फिर उसका एक कनेक्शन IMF के साथ भी बन जाता है। कर्जा था पावर सेक्टर का, वो तो 2600-2700 अरब पे चला गया था, वो अब वापस 2300 अरब पे आ गया, उसमें तो कमी लाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं इस वक्त इकोनॉमी के कि वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले चंद माह में शायद ये दोबारा 2400 अरब क्रॉस कर जाए, फिर वो 2550 अरब तक भी पहुंच जाए। तो कुछ हालात और कुछ इंडिकेटर्स ऐसी निशानदेही कर रहे हैं। देखें, हमारी तो कोशिश है कि गर्दिशी कर्जे को हमने कम करना है, तो हम तो नहीं समझते कि ऐसा होने जा रहा है। हम गर्दिशी कर्जे को इंशाल्लाह मजीद कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पीआईए की निष्कारी इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। कौमी एयरलाइन पीआईए को फ़रोख्त करने का इश्तिहार 3 बार गैर मुल्की और मुल्की अखबारात में शाये किया गया। तारीखें बदलती गईं और साथ साथ पीआईए का खसारा भी बढ़ता गया। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के इश्तिहार में कौमी एयरलाइन के 51 से 100% शेयर्स को फ़रोख्त की पेशकश की गई है। इश्तिहार में यह वाज़ेह किया गया है कि शेयर्स की खरीदारी करने वाली फर्म या कंसोर्शियम को पीआईए का मैनेजमेंट कंट्रोल भी सौंप दिया जाएगा। गैर मुल्की खरीदारों को राग़िब करने के लिए यह भी तहरीर किया गया है कि गुज़िश्ता बरस कौमी एयरलाइन से 20.5 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया। मज़ीद 4 बरस में मुसाफिरों की तादाद में 5% इजाफा भी मुतवक्के है। एयरलाइन हफ्तावार 260 फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। इश्तिहार के मुताबिक पीआईए को 97 इंटरनेशनल रूट्स तक दस्तरस हासिल है। पीआईए इस कदर ज़बूहाली का शिकार है कि इस निजकारी के अमल में कोई गैर मुल्की कंपनी हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि मुल्की इन्वेस्टर्स कौमी एयरलाइन की बिडिंग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से लगाई गई शराइत के बावजूद ये तीसरा इश्तिहार और तीसरी मरतबा दी गई तारीख भी गुजरती नजर आ रही है। एक खबर के मुताबिक कौमी एयरलाइन की पीआईए के खरीदारों ने हुकूमत की शराइत मानने से इनकार कर दिया है। पीआईए की बिडिंग में शामिल कंपनीज $50 करोड़ सरमायाकारी और फ्लीट साइज में इजाफे पर तैयार नहीं है। खरीदारों ने फरोख्त से हासिल पूरी रकम हुकूमत को देने के बजाय दोबारा एयरलाइन में सरमायाकारी के लिए रखने की तजवीज़ दे दी है। खबर के मुताबिक बिडिंग में शामिल कंपनीज हुकूमती शर्त के तहत मखसूस रूट्स पर ऑपरेशन जारी रखने पर भी आमादा नहीं है। बिडर्स इन मुलाजमीन के लिए नए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना चाहते हैं जिनको वो नौकरी पर रखने का फैसला करेंगे, जबकि बाकी मुलाजमीन को होल्डिंग कंपनी भेजने का मुतालबा कर रहे हैं। और बिडर्स ने शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और सेल परचेज एग्रीमेंट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मकामी खरीदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को फराहम करदा सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक उन्हें भी सहूलियात फराहम की जाएँ। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के ज़राए के मुताबिक मकामी खरीदारों ने हवाई सफ़र, फ्यूल और हवाई जहाज़ की लीजिंग से मुतालिक टैक्सेस से मुकम्मल छूट मांग ली है। खरीदारों ने यकीन दहानी भी मांगी है कि हुकूमत पीआईए और इससे मुंसलिक कारोबार पर कम अज़ कम 10 साल तक नए टैक्स लगाने से गुरेज करे, ताकि गैर मुल्की कैरियर्स के खिलाफ पीआईए कंपटीशन में शामिल हो सके। बिडिंग में शामिल कंपनीज ने एफबीआर पर वाजिबुल अदा टैक्स अदायगियों में 56 अरब रुपए की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया है और हुकूमत से ये अदायगियां करने का मुतालबा किया है। पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। आरिफ हबीब साहब चेयरमैन है, आरिफ हबीब ग्रुप के हमारे साथ मौजूद। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब पीआईए बिल आखिर ये एक के बाद एक तारीख आने के बाद अब ये प्राइवेटाइज होने जा रही है, लेकिन इसमें जो अब हुकूमत की शराइत हैं कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर जो फ्लीट का साइज़ है उसको भी बढ़ाना है, फिर आप समेत दूसरे भी जो बिडर्स हैं उनकी भी शायद ख्वाहिश है कि जो इसकी फ़रोख्त की कीमत है वो वापस एयरलाइन में इन्वेस्ट कर दी जाए, वो हुकूमत के ख़जाने में नहीं जाए। कितना स्मूथली ये सारी चीज़ें होती है आपको नज़र आ रही हैं? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी इसकी बोली है, जो भी बायर्स हैं, जो वो बिड करें, वो अमाउंट जो है वो कंपनी में जो है एज ए कैपिटल जो है वो होना चाहिए डिपॉजिट। उससे ये होगा कि वो एयरलाइन जो है वो मजबूत होगी, कंपनी मजबूत होगी, और जो उसका असल मकसद है कि वो लोगों को बेहतर तरीके से सर्व कर सके, उसमें ये हेल्प मिलेगी। और चूंकि अभी इसके मसाइल रहे हैं, तो अगर ये अभी गवर्नमेंट जो है वो अपने शेयर्स बेचेगी तो मुमकिन है कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे न मिले उसके। लेकिन जब ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगी और उसमें टर्न अराउंड आएगा तो फिर गवर्नमेंट को पैसे भी जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं। तो एक सूरत तो ये कि हुकूमत अपनी शेयर होल्डिंग को बेचे और अपने आप को डाइल्यूट करे, और दूसरी जो है वो फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो नया इन्वेस्टर आएगा उसको कंपनी में भी पैसे डालने होंगे, और अगर कंपनी में पैसे डालने होंगे तो फिर जो है वो तमाम शेयर होल्डर्स को डालने होंगे, और अगर उसमें हुकूमत पाकिस्तान भी जो शेयर होल्डर होगी तो भी उनको पैसे फिर डालने होंगे। तो उससे बेहतर हल ये है
कि हुकूमत पाकिस्तान जो अभी अपने शेयर्स हैं उसको होल्ड करे, और जो नया इन्वेस्टर है उसको ये अलाउ करे कि जो भी बिड अमाउंट है वो कंपनी में जो है वो कंट्रीब्यूट करें, और अपनी शेयर होल्डिंग को जो है बढ़ा के हुकूमत की शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करें, और वो अपनी मेजॉरिटी को जो है वो इंश्योर करें। तो ये सिलसिला जो है वो डिस्कस हुआ है, और मुझे लगता है कि ये अभी कुछ मीटिंग जो है वो उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स की, ये तमाम जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनकी बुलाई है, और उसमें आई थिंक ये शायद जो है सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। फायद साहब, ये अब चूँकि 20 दिन से भी कम का वक्त रह गया है अक्टूबर के शुरू होने में, और ज़ाहिर है उसी महीने में ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होनी है, तो इस पर हुकूमत आपको कन्विंस नज़र आती है? चूँकि आपके अलावा जो मज़ीद 5 ख़रीदार इस वक्त मौजूद हैं, तमाम के तमाम लोकल इन्वेस्टर्स हैं, इन तमाम लोकल इन्वेस्टर्स के एतमाद को इस वक्त बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? चूँकि पिछले कोई 2 दहाइयों से तकरीबन कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं हो सकी है, तो ये एक टेस्ट केस के तौर पर भी देखा जा रहा है इसको। नहीं, आई थिंक उन्होंने बहुत जो है वो आला दर्जे के एडवाइजर जो है वो मुकर्रर किए हैं जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और वो बहुत ही एक्टिवली जो है वो इंगेज हैं, और दे आर डूइंग ए गुड जॉब। तो उस लिहाज से जो है वो ठीक है, बट ऑब्वियसली वो भी एक डिस्कशन करना और जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं उनकी बात को सुनना, और फिर खुद प्रोफेशनली उसको इवेल्युएट करना, और फिर अपनी रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को देना। और गवर्नमेंट में भी ज़ाहिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉरम्स हैं, वहाँ से वो चीज़ें गुजर के अल्टीमेटली उसमें कैबिनेट की अप्रूवल जो है करना, तो वो एक मरहला है। तो आई बिलीव कि वो ये इसके लिए आई थिंक वो तैयार हैं, और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से कोई जो है वो फैसला जो है वो हुकूमत कर लेगी, और जिसकी बेसिस पर जो है वो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स जो है वो बिड कर सकें। फायद साहब, ज़ाहिर है जिसको भी ये कामयाबी के साथ ये मौका मिलेगा PIA को चलाने का, तो उसको मौसर बनाने के लिए फ़ौरी तौर पर भी कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसकी सर्विस क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। फ्लीट साइज़ में कितना इजाफा इस वक्त करने की ज़रूरत है? जो ऑलरेडी इस वक्त PIA के पास जो तैयारे मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनकी जो इस वक्त हालत है उस पर तो ओवरनाइट शायद उसको चेंज करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो आप या दीगर तमाम ग्रुप्स तैयार हैं? आई थिंक इसके लिए जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा वो पहले तो ये होगा कि ये जो एग्जिस्टिंग का फ्लीट है उसकी रिवैम्पिंग जो है वो रिक्वायर्ड होगी, प्रोफेशनल और स्टाफ इंडक्ट करने की ज़रूरत होगी, डिसिप्लिन लाने की जो है होगी, अपनी सर्विसेज को बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत होगी। तो वो सारे इक़दाम जो है रिक्वायर्ड होंगे कि जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है वो भी पूरे का पूरा जो है वो अवेलेबल हो, वो सर्विसेबल हो, ये इंश्योर करेंगे, और फिर इसके बाद उसकी एक्सपेंशन जो है वो प्लान करेंगे। तो एक्सपेंशन में भी जो है ये ऐसा प्रोसेस है कि उस एक्सपेंशन विल आल्सो रिक्वायर सम टाइम, और उसमें जो भी नया इन्वेस्टर अपना बिजनेस प्लान बनाएगा उसमें वो एक्सपेंशन के ऑप्शन को भी ज़रूर जो है शामिल करेगा। और जो आयुष साहब इस वक्त ज़ाहिर एम्प्लॉयज़ की तादाद है PIA के, वो ज़ाहिर है 7,000 से भी ज़्यादा है। अब जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उस पर ये बड़ा प्रेशर होगा कि वो किसी को भी जॉब से निकाले बगैर तमाम लोगों को कंटिन्यू करवाए, या फिर जो उसके अपने काम के सिर्फ लोग हैं, जो मतलूबा उसको लोग दरकार हैं, सिर्फ वो उन्हीं को फिर उस वक्त रखे। तो फिर आपको पता है यहाँ एक प्रोटेस्ट और वो एक दीगर सिलसिले शुरू हो जाते हैं, यूनियंस भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस मामले को कैसे स्मार्टली डील किया जाएगा? किसी की जॉब नहीं जाएगी, या फिर जिन लोगों की ज़रूरत होगी उन्हीं को रखा जाएगा, और एक क्लैरिटी है कि बाकी लोग फिर फारिग हो जाएंगे? आई थिंक ये जो लोग इस वक्त PIA जो है वो को मैनेज कर रहे हैं और चला रहे हैं, जनरली वो अच्छे लोग हैं, और उनको अगर राइट इन्वायरमेंट मिले और राइट उनको कंपनसेशन जो है वो मिले, तो उसमें जो है वो काफ़ी जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है, जो है वो पायलट्स हैं, ये तो आई थिंक अच्छी क्वालिटी के आई थिंक रिसोर्सेज हैं। अब उसमें कुछ जो है वो ऐसे एक नेचुरल रिटायरमेंट प्रोसेस भी उस पर चल रहा है PIA में,
तो बहुत सारे लोग जो है वो रिटायर होके आपने देखा स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो कुछ ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं या जिनका जो है वो वहाँ काम के लिए नहीं बैठे हुए अदर देन, और उनके कंसिडरेशंस हैं, तो उनके लिए आई बिलीव डेफिनेटली चैलेंज होगा। सही। और आरिफ साहब, ज़ाहिर है ये 6 के 6 बिडर इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स हैं। ये आपके लिए हैरत की या मायूसी की बात है कि कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस वक्त पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में मौजूद नहीं है? इसका मतलब कि पाकिस्तान इस वक्त किसी के लिए अट्रैक्टिव मार्केट नहीं है? पाकिस्तान के ये जितने भी इस वक्त बड़े बड़े इदारे हैं, इनको ख़रीदने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है? वक्ती तौर पर इस वक्त हालात ऐसे क्रिएट हुए हैं और आगे ये मामला बेहतर भी हो सकता है। आई थिंक ये अच्छी बात भी है और ज़रा कंसर्न की बात भी है। अच्छी बात यह है कि ये अगर इन्हीं में से कोई सक्सेसफुल बिडर बनता है तो वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर होगा, और वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो और उसको वो टर्न अराउंड करे और उसका अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करे और जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में इसको कन्वर्ट करे, तो ये इसका अच्छा एस्पेक्ट है। और इसमें जो दूसरा कंसर्न वाला है वो ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल जो है वो एयरलाइंस जो है वो भी इसमें अगर शामिल हों, मेरे ख्याल एक आध कंसोर्शियम में तो है, लेकिन ये है कि वो हो तो वो एक चूंकि उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा तो वो वैल्यू ऐड कर सकेगा, तो वो ज़ाहिर लैग करेगा कि अगर आपके पास इंटरनेशनल एफिलिएशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टर साथ नहीं है। आरिफ साहब, एक ऐसा बिज़नेस जिसको जब हुकूमत रन करती है तो वो अरबों के खसारे में होता है, जब उसी बिज़नेस को प्राइवेट सेक्टर रन करता है तो वो एक मुनाफा बख्श बिज़नेस बन जाता है। तो ये बुनियादी फ़र्क कहाँ आता है? ये क्या इनकॉम्पिटेंसी का फ़र्क है? गवर्नमेंट की प्रॉपर उस पर तवज्जो नहीं होती, विजन नहीं होता, सोच नहीं होती, या रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता? ये बुनियादी लैकिंग कहाँ होती है? आई थिंक सबका मिक्सचर है, जितनी भी आपने चीज़ें कही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि उसमें स्टेक नहीं होता। तो जो चूंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो एक वो स्टेक होगा, तो वो दिन रात जो है वो फिक्र करेगा अगर कोई भी चीज़ उसके अंदर ऐसी होगी जो कंपनी के मफाद में नहीं होगी तो उसको वो जल्दी ठीक करेगा। लेकिन ये जो हुकूमत में नॉर्मली होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिटिकल फेवर्स के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो उन फेवर्स के तो फिर वो डिसीजन जो है जनरली मेरिट पर नहीं हो पाते, और उसकी कॉस्ट जो है वो फिर ज़ाहिर हुकूमत को बेयर करनी पड़ती है। तो प्राइवेट सेक्टर जो इस वक्त प्राइवेट बिडर्स हैं, वो ये बताएं कि कौन कौन सा बोझ अपने सर लेने को या बर्दाश्त करने को वो तैयार हैं? चूँकि 56 अरब रुपए की एक बड़ी रकम तो सिर्फ FBR को अदा करनी है, फिर और मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो बिल्स हैं, जो अदायगी हैं, जो कि इसी तरह अरबों में हैं, तो ये सारे के सारे बिल्स फिर ये गवर्नमेंट क्लियर करके फिर इदारे को हैंड ओवर करेगी, या फिर जो इस वक्त बिडर्स हैं ये वो इस वक्त राज़ी हो चुके हैं कि हाँ वो ये सारे खर्चे बर्दाश्त करेंगे अपने एंड से? आई थिंक जो ऑफर है उसमें तो 200 अरब की लाइबिलिटीज इसको नए बायर को लेनी पड़ रही है, और इसके अंदर जो है कोई जो है वो कोई 50 बिलियन की नेगेटिव इक्विटी है, तो वो भी नए बायर को जो है वो ऑफर हो रहा है। तो उससे जो है वो प्राइसिंग पे एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है इसकी, और हर चीज़ जो है वो प्राइसिंग होगी। ये अगर यूनियन का मसला भी जो है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो भी प्राइस होगी, और उसको वो अगर वो हल होके मिलता तो उसकी प्राइस गवर्नमेंट को बेटर मिलती। तो फिर ये जो आपने कहा कि FBR को पेएबल है या सिविल एविएशन को पेएबल है, और लीज प्रोवाइडर्स को है, तो लीज प्रोवाइडर्स तो फिर भी आई थिंक वो एक्सटेंशन के लिए तैयार है और वो करंट है। लेकिन जो FBR और सिविल एविएशन के साथ मामलात हैं उसमें आई थिंक कुछ जो है वो बायर्स ये चाहेंगे कि कोई प्रायर अंडरस्टैंडिंग हो कि उसमें कितना वक्त उनको मिलेगा, क्योंकि अगर ये फौरन प्राइवेट सेक्टर के टेक ओवर करने के बाद फौरन वो डिमांड करेंगे तो वो फिर बायर के लिए जो है वो बर्डनसम हो सकता है। और आरिफ साहब, हर बिडिंग ग्रुप के ज़ाहिर अपने प्लान्स होंगे, उनका एक अपना लाइन ऑफ एक्शन होगा। आप
के क्या इस वक्त टारगेट्स हैं, कितने % शेयर्स आपका ग्रुप खरीदना चाहता है अगर आप एक सक्सेसफुल बिडर इसमें करार पाते हैं तो? आई थिंक अभी कुछ और क्लैरिफिकेशंस आनी है, बट हमारे लिए तो ज़रा ये डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन नज़र आता है। अच्छा, और ये जाहिर है कि ये चूँकि मजमूई तौर पर कोई 825 अरब रुपए के खसारे में इस वक्त ये इदारा जा चुका है, तो ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो आपके ग्रुप को इसमें नज़र आती है कि अभी भी आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, और कितना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? जिस PIA को माजी करीब में बड़ी शोहरत मिला करती थी, ये अपने उसी फेज़ में कब तक वापस चला जाएगा? आई थिंक ये PIA जो है वो ऑपरेशनली वायबल है, या इसको ये कहते हैं कि एट टाइम्स वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर पाता है। जो पास में जो उसके लिए प्रॉब्लम रहा है वो लेगेसी लोन्स रहे हैं। वो लेगेसी लोन्स की जो पेमेंट है, इंटरेस्ट है, हुकूमत ने किया ये है कि जितने भी पास में लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस को हुकूमत कंट्रीब्यूट करने की बजाय गवर्नमेंट गारंटी दे के उसको लोन से पूरा करती रही है। तो वो लोन जो है वो ये कंपनी पे ही रहते हैं और उसका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को बेयर करना पड़ता है। तो वो जो अभी तक जो था कोई 800 बिलियन की लाइबिलिटीज थी, 800 बिलियन में सब्सटेंशियल जो है वो इंटरेस्ट बेयरिंग लाइबिलिटीज थी, जो कि जो बैंक्स की और उनकी लाइबिलिटीज तो उन्होंने खुद ही जो है होल्डिंग कंपनी में उसको पार्क रखा है। तो वो उसकी वजह से जो है फिर बॉटम लाइन जो है वो ज्यादा नेगेटिव आ जाती थी, और एट टाइम्स ऑपरेटिंग लॉसेस भी जो है वो करती रही है। लेकिन ये भी पीरियड था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो ये अचीव कर सकती है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कर रही है तो फिर ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग पे बहुत डिपेंड करेगा कि ये जो इनको उन्होंने लाइबिलिटीज दी हैं वो लाइबिलिटीज की क्या कोई कॉस्ट है या नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। बट हैविंग सेड दैट, ये भी हकीकत है कि जो एयरलाइन बिजनेस है वो डिफिकल्ट बिजनेस है। सही। और आरिफ साहब, अभी जो इसके 97 रूट्स हैं, तो ये इसमें प्राइवेटाइज होने के बाद आप इसमें कोई कमी करेंगे या फिर इसको मज़ीद इन्हेंस किया जाएगा, मज़ीद इसके रूट्स में इजाफा किया जाएगा ताकि जो एक कंपटीशन है या क्वालिटी है उसमें मज़ीद PIA का इजाफा हो और ज़ाहिर रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट करे? रूट्स की तादाद को बढ़ाना है या कम करना है, या ये इसी नंबर को आगे लेकर चलना है? अभी बायर्स आई थिंक उसको देख रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स एडवाइस ले रहे हैं, तो ये अभी इसके बारे में जो है वो इमीडिएट कोई कमेंट करना डिफिकल्ट होगा। सही। और इसके बाद आरिफ साहब, ज़ाहिर एक तवील फहरिस्त है पाकिस्तान में प्राइवेटाइज होने वाले इदारों की। स्टील मिल की बारी है, फिर HBFC है, फिर बहुत सारे पावर कंपनीज़ हैं जिनको ये प्राइवेटाइज करना है। तो अगर यहाँ आप सक्सेसफुल बिडर के तौर पे कामयाब करार पाते तो उसके बाद फिर ये अगले इदारों की प्राइवेटाइजेशन में भी आपकी और इन्हें दीगर ग्रुप्स की दिलचस्पी है कुछ? जी, आई थिंक ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आपको मैं अक्सर वो एक नंबर कोट करता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि पाकिस्तान जो है वो 19 ट्रिलियन रुपीस के SOEs सेट ऑन करता है। 19 ट्रिलियन की जो एनुअल यील्ड है वो गवर्नमेंट को सिर्फ 1% मिलती है। और ये जो अमाउंट है ज़ाहिर गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है सारा। तो अगर इन केस गवर्नमेंट इन सब यूनिट से जो है को प्राइवेटाइज कर देती है तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी सेविंग होगी कि जो ये 18-20% पे बोरो करती है और 1% उसको रिटर्न मिलता है, तो हर साल वो 19 ट्रिलियन पे जो है वो 16-17% जो है वो का जो है वो कॉस्ट दे रहा होता है। तो वो सब अगर हो जाए तो गवर्नमेंट उन पैसों से जो है अपना लोन रीपे कर दे और उसको फिर साल के जो है वो 3-4 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग हो सकती है। सही। और फिर कोई ऐसी मज़ीद फैसिलिटेशन आरिफ साहब जो आप हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हो एज बिडर PIA के ख़रीदार के तौर पे कि हुकूमत किस तरह से जो भी इन्वेस्टर कामयाब होता है उसको कैसा फैसिलिटेट करे कि इंटरनेशनल बिडर्स की भी फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की भी एक कम से कम नज़र पाकिस्तान पर पड़े कि हमें भी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आई थिंक इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो अपना ऑनरिंग ऑफ कमिटमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर करे, क्योंकि जो भी अगर गवर्नमेंट कमिट करे वो कमिटमेंट जो है हमेशा ऑनर होना चाहिए। तो उसी से आपको पता है कि आप इंटरनेशनली भी आपकी रेटिंग जो है वो जब बढ़ती है, लोकली भी जब बढ़ती है,
लेकिन आप अगर आर्बिट्रेरीली जो है वो वन साइडेड फैसले करेंगे बीइंग गवर्नमेंट, तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो जो भी गवर्नमेंट वादे करे उसको टाइमली वफा करे, तो ये आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जिस तरह बात हुई कि ये जो भी बिड अमाउंट है वो जो है कंपनी में जानी चाहिए। तीसरा ये है कि अगर जो भी वो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज की क्लैरिटी हो कि एफबीआर और सिविल एविएशन की जो ड्यूज हैं उसके लिए एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट हो पहले से। तो आई थिंक ये 3-4 बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको अगर किया जाएगा तो आई बिलीव के जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स है उनको कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरिफ हबीब साहब, माय समान आरिफ हबीब ग्रुप। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी कि किस तरह से लोकल इन्वेस्टर्स को हुकूमत अगर फैसिलिटेट करे तो ये प्राइवेटाइजेशन का जो आगे पूरा प्रोसेस है, एक तवील फहरिस्त है, वो फिर बहुत बेहतर अंदाज से स्मूथली हुकूमत इस पूरे मामले को डील कर सकती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।